This conference will now be recorded. ओके जी, तो आज का जो टॉपिक है वो रिसीवेबल्स और पेएबल्स की मैनेजमेंट से रिलेटेड। और अगर आप अपना सिलेबस देखें यहाँ से, तो बेसिकली आप के सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसके अंदर क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट, क्रेडिट साइकिल, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे सेटलमेंट डिस्काउंट्स का है। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑन रिसीवेबल्स कैसे मेंटेन करते हैं, एजिंग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, डेट कलेक्शन के प्रोसीजर्स, फैक्टरिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग और मैनेजिंग पेबल्स की एक आपकी सिलेबस जो मेंशन है उसके अंदर ये आइटम्स लिखे हुए हैं। आज जरा मैं ये ऑर्डर फॉलो करूंगा कि सबसे पहले मैं आपको ये जो क्वेश्चंस हैं जो सीमा के पास पेपर्स में अपीयर हुए हैं रिलेटेड टू रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, ये मैं आपको पहले कराऊंगा। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो सेटलमेंट डिस्काउंट्स के हैं, जो कि ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, और फिर फैक्टरिंग के हैं, और फिर एजिंग रिपोर्ट के हैं। तो तीन ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहे हैं, और ऑब्वियसली आपके जो आईसीएमए के पेपर्स हैं उसमें भी अपीयर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको एक थोड़ा सा आपकी किताब में से एक दफ़ा राउंड करवा दूंगा कि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं तो कौन से पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, things like that. So let me start with the first question, and this question is about age analysis of trade receivable. Age analysis of trade receivable. एज एनालिसिस या एजिंग एनालिसिस एक ऐसी रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिसमें आप रिसीवेबल्स को अकॉर्डिंग टू देयर एज लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू देयर एज कैसे लिखते हैं, तो उसने कहा कि प्रिपेयर एन एज एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स at 30 April 2010 showing the outstanding balance analysis by month, यानी कि मंथ बाय मंथ आप शो करो। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाओगे जिसके अंदर आप कहोगे कि भाई लेस देन 1 मंथ वाले इतने रिसीवेबल्स हैं, 1 माह से 2 माह वाले इतने रिसीवेबल्स हैं, 2 माह से 3 माह वाले इतने रिसीवेबल्स हैं, 4 माह से 5 माह वाले इतने रिसीवेबल्स हैं, so 4 months एंड अबव या ग्रेटर देन 3। क्योंकि इसके अंदर आप अगर नोट करो तो महीने कौन कौन से हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल तक। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे आखिरी जो है वो ग्रेटर देन 3 का बनेगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो मंथ्स है नहीं। तो मंथ बाय मंथ अगर आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिसके अंदर आप रिसीवेबल्स को क्लासिफाई कर लो अकॉर्डिंग टू देयर एज, और आप बताओ कि भाई टोटल तो हमने 701 लेना है, टोटल बैलेंस तो हमारा 701 है रिसीवेबल का, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर कितने रिसीवेबल है, सॉरी एक महीने पुराने कितने रिसीवेबल है, लेस देन 1 मंथ ओल्ड कितने रिसीवेबल है, 1 to 2 मंथ ओल्ड कितने रिसीवेबल्स हैं। एजिंग, सो एज एनालिसिस, एजिंग, पुराने। ऑब्वियसली जितना पुराना हो जाएगा रिसीवेबल उतना कलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, वो उतना डेंजरस हो जाएगा। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसकी बेस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप कितने एफिशिएंट हैं कैश कलेक्शन में, और इसकी बेस पे आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो अबाउट डेट्स एंड द एक्शंस टू बी टेकन, और इसकी बेसिस पे आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बना सकते हो। अच्छा, बनाते कैसे हैं रिपोर्ट, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास बैलेंस, ये पूरा लेजर है रिसीवेबल का, ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है, फिर कुछ आपने इनवाइसिंग की, कुछ रिसीट मिल गई, फिर कुछ इनवाइसिंग की, फिर कुछ रिसीट मिल गई, फिर इनवाइसिंग है, फिर रिसीट है, फिर इनवाइसिंग है, फिर रिसीट है। तो आपने इस सारे को देखते हुए ये देखना है कि भाई एक लेस देन 1 मंथ ओल्ड वाले डेटर्स को, तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में देखोगे। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है कि 30 अप्रैल से एक महीना पीछे क्या बनता है, 1 अप्रैल ऑनवर्ड ही बनता है ना। तो बेसिकली अब यहाँ से मैं अगर देखूं तो सिर्फ एक इनवाइस है जो 24 अप्रैल 2010 को जनरेट हुई थी, और जाहिर सी बात है यही ऐसी इनवाइस है जो अभी रिसीवेबल है,
और इसकी एज जो है वो 1 माह से कम है, यानी कि अभी इसको 1 माह से कम अरसा गुजरा है रिसीवेबल हुए। तो जब मैंने लेस देन 1 मंथ के स्लॉट में देखा तो मुझे सिर्फ एक रिसीवेबल मिला और मैंने उसको लेस देन 1 मंथ वाले टेबल में डाल दिया, कॉलम में डाल दिया। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 701 में से $145 के ऐसे रिसीवेबल हैं जिनको अभी ड्यू हुए हुए महीना नहीं गुजरा, ठीक है, जिनको अभी कलेक्ट ना हुए हुए महीना नहीं गुजरा, जो अभी रिसीवेबल हुए हुए जिसको भी महीना नहीं गुजरा। देयर आर सो मेनी वर्ड्स टू यूज। अच्छा, अब हमने बताना है 1 से 2 माह, यानी 1 माह से ऊपर हो गया हो और 2 माह से कम हो। तो मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ, अप्रैल, मार्च और कोई 1 मार्च से ऑनवर्ड देखना शुरू करता हूँ। तो मुझे जो सिचुएशन मिलती है यहाँ पे वो कुछ ऐसे मिल रही है, और इसके अंदर अब जो लेस देन 1 मंथ वाला वो अब नहीं आएगा, अब मुझे सिर्फ इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो इसके अंदर मेरे पास 2 इनवाइसेस ऐसी आती हैं, एक ये और एक ये। जो इनवाइसेस आउटस्टैंडिंग है और अभी तक आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अगर आप देखो तो ये कलेक्शंस में कहीं शो नहीं हो रही। इनवाइस नंबर 365 और 369 कलेक्शन में कहीं नहीं आ रही, ये भी साथ साथ देखना होता है कि कहीं कलेक्ट ना हो गई हो। तो इसका मतलब है ये 2 ऐसी इनवाइसेस हैं, 5 मार्च वाली और 15 मार्च वाली, जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है और इनको आउटस्टैंडिंग हुए हुए 1 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है और 2 माह से भी कम का अरसा है। तो इनकी एज जो है वो 1 से 2 माह के अंदर है। तो इनको टोटल कर लोगे तो 438 बनेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, 5 2 7 2 3, नहीं इतना नहीं बन रहा, एक और, हाँ ठीक है, उसमें एक इनवाइस और आएगी 71 की। तो ये तीनों को जमा कर लोगे तो 438 बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है जी, 2 से 3 माह। अब इससे ऊपर चले जाओ, 2 से 3 माह। तो 2 से 3 माह के लिए आपको इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा, और उसके लिए आप कहाँ पे कट लगाओगे जाके, दो से 3 माह, 2 माह से ज्यादा और 3 माह से कम। तो 2 माह आपके हो गए जी अप्रैल और मार्च। तो ये यहाँ पे आप गए, और फैब, ये सिर्फ आप इतना लोगे फैब के मंथ का, ठीक है, 1 महीना यानी कि और आप पीछे चले गए। तो 1 महीना जब आप और पीछे गए तो आपको सिर्फ एक इनवाइस नजर आती है और वो है 294 की। और 294 की इनवाइस नीचे फिर आपको नजर आ रही है कलेक्ट हो गई है, ठीक है, नीचे आपको नजर आ रही है कलेक्ट हो गई। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसकी अभी ये एजिंग में आप इससे नहीं लेके आओगे इसको। आप कहोगे कि ऐसा कोई डेट नहीं है जिसको पुराना हुए हुए 2 से 3 माह हो गए। तो बेसिकली एजिंग में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये कलेक्ट हो गया अल्टीमेटली। अगर कलेक्ट ना हुआ होता तो मैं यहाँ पे 294 लिख देता। उसके बाद ग्रेटर देन 3 मंथ्स, अब हमारे पास एक ये इनवाइस रह गई है, एक ये इनवाइस रह गई है, एक ये इनवाइस रह गई है। तो एक तो आप देखो कि 287 वाली इनवाइस जो है वो कलेक्ट हो गई है, इसको तो आप काट दो। फिर आप देखो 92 वाली इनवाइस जो है 263, ये जो इनवाइस है ये भी कलेक्ट हो गई है। कहाँ पे कलेक्ट हुई है, ये यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है इसने कि ये जो 217 कलेक्ट हुए हैं इसमें बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है और इनवाइस नंबर 263 है। तो बेसिकली इनवाइस नंबर 263 भी कलेक्ट हो गई है, तो इसको भी आप काट दो। अब रह गई है सिर्फ एक ही इनवाइस, और वो इनवाइस नंबर 234 है। लेकिन उस इनवाइस नंबर 234 का भी आप देखो, यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है कि इनवाइस नंबर 234 181 की है, लेकिन उसमें कुछ क्रेडिट मिल गया है 63 का। तो 181 में से 63 माइनस कर दो तो 118 की अमाउंट जो है वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुई, और इसको कलेक्ट ना हुए हुए इसको कलेक्ट ना हुए हुए 3 माह से ज्यादा का अर्सा गुजर गया। तो इसकी एज जो है वो 3 माह से ज्यादा है। तो जब आप ये रिपोर्ट बनाओगे जस्ट इतनी सी,
तो इसको हम कहते हैं एज एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, और ये बताती है कि 701 में से $118 को रिसीवेबल हुए हुए 3 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है। $438 को अभी 1 से 2 माह का अरसा गुजरा है। $145 को अभी 1 माह से कम का अरसा गुजरा है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक आपका इस वक्त जो रिसीवेबल है वो ये है 118, इनवाइस नंबर 234। तो इसको आपको जरा ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। क्या मसला है, क्यों 3 माह लग गए हैं, फिर इसको कलेक्शन के लिए आपको ऑब्वियसली स्पीड अप करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी फिर प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी डेट्स की। तो बेसिकली दूसरा सवाल यही था कि स्टेट 2 बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग एन एज एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। 2 बेनिफिट्स बताओ। तो भाई 2 बेनिफिट्स तो यही है कि एक तो आपको पता लग जाता है कि कौन कौन सा डेट कितने कितने माह से आउटस्टैंडिंग है, तो आप उसके मुतालिक बेहतर फैसला कर सकते हो, कोई डिसीजन ले सकते हो। दूसरा, आपको अपनी एफिशिएंसी का पता लगता है कैश कलेक्शन की, कि कितना एफिशिएंटली आप कलेक्ट कर रहे हो अपने रिसीवेबल्स को, क्योंकि जितनी एजिंग कम है उतनी एफिशिएंसी ज्यादा है कलेक्शन की। और तीसरा ये कि आप इसकी बेस पे बैड डेट्स की प्रोविजन बना सकते हो। तो चैप्टर में भी ये जो एज एनालिसिस है ये दिया हुआ है, वहां पे एक दफा उसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज ये सवाल और इसकी जो बेनिफिट्स हैं ये काफी है अंडरस्टैंड करने के लिए एज एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को। आगे जाके एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें एक दफा हम दोबारा देख लेंगे, बड़ी सिंपल सी रिपोर्ट होती है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद एक बहुत फेवरेट सवाल, जिस तरह पिछले चैप्टर में जब मैंने आपको कैश मैनेजमेंट पढ़ाई थी तो सबसे फ्रीक्वेंटली अपीयर होने वाला सवाल था बॉन्ड की वैल्यूएशन। तो यहाँ पे रिसीवेबल्स और पेएबल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जो सवाल एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चंस में अपीयर होता है वो अपीयर होता है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट निकालना, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालना। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन अभी हम देख लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि JB is concerned about the increasing level of trade receivable and is considering various options to encourage customers to pay earlier. The company offers a 30-day payment term, but customers are taking on average 65 days to pay. तो कंपनी 30 दिन का क्रेडिट दे रही है, लेकिन कस्टमर 65 दिन लगा रहे हैं पे करने में। अब इस चीज को देखते हुए कंपनी ने कहा कि भाई अगर मुझे पहले पे कर दोगे तो हम आपको 2.5% डिस्काउंट देंगे, लेकिन पहले का मतलब क्या है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर पे कर दो। नॉर्मल क्रेडिट टर्म 30 दिन की है, कस्टमर इस वक्त 65 दिन लगा रहा है, आपने इंसेंटिव दिया और आपने कहा 2.5% डिस्काउंट देते हैं अगर 15 दिन के अंदर पे कर दो। तो जाहिर सी बात है, जब आप इसको सेटलमेंट डिस्काउंट देते हो और वो अवेल करता है कस्टमर, तो इसकी आपको कॉस्ट पड़ेगी। अब कॉस्ट को आपने इफेक्टिव एनुअल में ट्रांसलेट करना है। इट्स नॉट 2.5% तो है, 2.5% तो है फॉर कस्टमर पेइंग विद इन डेज, बट वो आपने उसको कन्वर्ट करना है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट में। तो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो अब आप देख लो, और ये फॉर्मूला फिर आपने अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो इसके लिए मैं आपको ये बुक पे ही ले जाता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के मुताबिक आप क्या करोगे, 100/100 माइनस डी, और डी यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट ऑफर। जिस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ था 2.5%, तो यहाँ पे लेट से 5% की मिसाल दी है। तो 100/100 माइनस डी, उसके बाद ब्रैकेट और 365/टी। टी यहाँ पे क्या है, रिडक्शन इन दी पेमेंट पीरियड इन डेज। जिस तरह सवाल में कहा हुआ है कि वैसे वो 65 दिन में देते हैं, लेकिन इस सेटलमेंट के बाद 15 दिन में देंगे, तो रिडक्शन इन डेज कितना, 50। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आपको जवाब मिल जाएगा। तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, 100/100 माइनस टी, ब्रैकेट टी ओवर 365/टी। ठीक है, 365/टी माइनस 1। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2.5, तो वो हो जाएगा 97.5। लेकिन चूंकि वो परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए आपने यहाँ पे इससे लिखना है 0.975। ठीक है, क्योंकि ये 100% है, तो
इसको वैसे बेहतर है कि इसको हम कैसे लिखें, इसको हम अच्छा, इसको आप लेके 365 बाय t एंड t इज रिडक्शन, और रिडक्शन है यहाँ पे 50 दिन होगी -1। इसको कीजिएगा जरा कैलकुलेट। उतनी देर मैं जरा एक चीज कंफर्म कर लूँ, मुझे इस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो लेट मी जस्ट रिजॉल्व दैट। आप जरा ये कैलकुलेशन कर लें, फिर मैं इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा 0.18 क्या आ रहा है जी? 0.18 इज द फाइनल आंसर और 0.18 इज some intermediate answer? जी अच्छा, चले मैं जरा अपने इस पे भी कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ साइंटिफिक। एक तो मुझे कैलकुलेटर की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फाइनल आंसर मेरे पास जो सोल्यूशन है, फाइनल आंसर लिखा हुआ वो 20.3% है। मैं इसलिए चेक करना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। एक मिनट में जरा चेक कर लो। 365 डिवाइडेड बाय 7.3 is to power 7.3। तो एक तो आप इसको 100 माइनस डी से ही करें, और इसको आप यूं सॉल्व करें। 100 over 97.5 raised to power 365 by 50, which means raised to power 7.3 minus 1। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20.3%। इसको एक दफा कंफर्म कर ले, मैंने अभी चेक कर लिया कैलकुलेटर पे, आप भी जरा अपने कैलकुलेटर पे कंफर्म कर लें। जी मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था। मुझे थोड़ी सी जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई वो सोल्यूशन की वजह से हो गई। मैं सामने से मैंने जो इसका सोल्यूशन रखा हुआ था, तो उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल्स में। तो कन्वर्ट नहीं करना, बेसिकली आपने 100, क्योंकि फार्मूला जो है वो फार्मूला बड़ा क्लियर है कि आपने 100 माइनस डी करना है, तो 100 में से ही माइनस करना है। अदरवाइज फिर 100% को आप 1 लेंगे, तो 100 में से माइनस करना है। तो 100 में से जब मैंने डी माइनस किया विच इज 2.5, तो 97.5 आया। ठीक है, तो यही बेसिकली अब आप भी इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। लाइक 100 माइनस डी को आपने 0.975 नहीं करना।
97.5 लिखना है। ठीक है, अभी ये 2-3 दफा सवाल आएगा तो इंशाल्लाह ये हमारा जरा कर करके क्वेश्चन इसकी अप्रोच हमारी बड़ी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जेपी हैज ऑफर्ड क्रेडिट टर्म्स, अब ये क्रेडिट टर्म्स का सवाल है, by a supplier that will allow JP to claim a cash discount of 2.5% if payment is made within, अच्छा ये भी effective annual interest के सवाल है, तो 2.5% डिस्काउंट ये दे रहे हैं अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर करें, जबकि नॉर्मल जो है वो 45 है, तो यहाँ पे जो रिडक्शन है, टाइम रिडक्शन, वो कितने दिनों की होगी? 30 डेज की होगी। तो इसमें भी आपने इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकाला, तो उसी तरीके से आप करोगे, उसी तरीके से आप 100 को डिवाइड कर दोगे 97.5 से, और अब आप 365 को कितने पे तकसीम करोगे? 30 पे तकसीम करोगे, क्योंकि रिडक्शन जो है वो 30 दिन का, और -1 कर दोगे। तो जरा इसको भी कैलकुलेट कर लो, हमें भी कंफर्म हो जाएगा कि परसेंटेज ठीक आती है या नहीं आती। जी, इसका आंसर है 36.1%, बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, 36.1%, ठीक है। हमजा कह रहे हैं कि वी कैन सॉल्व विद परसेंटेज, तो उसके लिए चेंज हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा इनटू परसेंटेज। हाँ ठीक है, फिर दोनों चीजों को आपको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, तो एक अप्रोच आप यूज कर लें। अगर आप जिस तरीके से मैं करने लगा था, तो फिर उधर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप 1 को करेंगे 0.975 पे डिवाइड, और फिर 365 पे डी, तो ऊपर भी फिर आपको 100 नहीं लेना होगा, फिर आपको 1 लेना होगा, विच इज 1। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज नहीं लेते तो आप फिर उसको 1/0.975 करेंगे, अदरवाइज 100/97.5 करेंगे, तो फिर एक ही बात हो जाएगी। दोनों तरीकों से हो सकता है इनफैक्ट। अच्छा, अगला सवाल थ्योरेटिकल है कि स्टेट 2 अदर मेथड दैट सप्लायर कुड यूज टू रिड्यूस इट्स लेवल ऑफ आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल। 2 मेथड बताएं जिससे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स को कम किया जा सकता है। तो एक तरीका मैं अब ज़बानी बता रहा हूँ आपको, एक तरीका है फैक्टरिंग, ये अभी इसका सवाल भी आ जाएगा आगे, और फैक्टरिंग जो है वो आपको पहले भी कैश मैनेजमेंट में सिखाएगी। फैक्टरिंग में क्या होता है कि आप अपनी चीज़ों को बेच देते हैं, तो यहाँ पे आप अपने रिसीवेबल्स को सेल कर देंगे। ठीक है, रिसीवेबल को सेल कर देंगे, कंपनी को फैक्टर कहलाती है वो कंपनी। तो मिसाल के तौर पे आपके 1 लाख के आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स हैं, आपने इसको फैक्टर को बेच दिया कि भाई तुम कलेक्ट कर लेना, मुझे तुम इसके बदले पेमेंट दे दो। फैक्टर ने 90% पेमेंट कर दी और कुछ फीस चार्ज कर ली। तो एक तरीका ये है कि जिससे आप अपने रिसीवेबल्स को कम कर सकते हो कि आप अपने रिसीवेबल्स की फैक्टरिंग कर लो, उसे बेच दो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने रिसीवेबल्स को पेनल्टीज लगाओ, इंटरेस्ट पेनल्टीज, कि अगर तुमने लेट पे किया तो हम आपको ये पेनल्टी लगा देंगे, तो इस पेनल्टीज के चक्कर में वो जल्दी पे कर सकते हैं। तीसरा तरीका फिर ये है कि आप अपने क्रेडिट प्रोसीजर्स को आइंदा से स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, आप अपने क्रेडिट प्रोसीजर्स को आइंदा से स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन ये जो तरीका ये तो फिर आइंदा से फायदा देगा ना। और इंटरेस्ट पेनल्टी वाला मामला भी है कि आप उसे पेनल्टी भी लगा दोगे तो फिर वो तब भी ना पे करे तो आप क्या कर लोगे। तो इस वक्त जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है अपने रिसीवेबल्स को कम करने का, वो ये है कि आप अपने रिसीवेबल्स को बेच दो, किसी को फैक्टर कर दो, फैक्टरिंग कर लो। तो अभी आप जब बुक पे मैं आपको लेके जाऊंगा तो आपने बुक की थ्योरी के थ्रू भी ये चीजें समझ लेनी है कि क्या तरीका है अपने रिसीवेबल्स को कम करने का। तो 2 तरीके होते हैं, या तो बुक से थ्योरी पढ़ लो या क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ लो, तो आपको दोनों तरीकों से आइडिया हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, पीजे सेल्स गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट. It is forecast that credit sales for July will be 36,000 and sales will increase by 2,000 per month for the next 6 months. इसका मतलब ये हुआ
कि जुलाई की सेल 36 है, अगस्त की 2000 बढ़ के 38 हो जाएगी, सितंबर की 2000 बढ़ के 40 हो जाएगी एंड सो ऑन, अगले 6 माह तक 2000 से बढ़ती जाएगी। Based on past experience, PJ expects 50% customers to pay in the month after sale, 25% of the customer to pay 2 months after sale, and remainder to pay 3 months after sale। ये थोड़ा सा पढ़ के आपको बजट याद आ गया होगा, बजट में भी इसी किस्म की स्टेटमेंट होती है। PJ has a trade receivable balance outstanding at the beginning balance आपका 65,000 है। अब सवाल वो आपसे ये पूछ रहा है कि calculate the cash that PJ will receive from credit customer during the 6-month period to the end of December। तो कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर बताना है। वैसे तो ये सवाल कैश बजट का ही बनता है, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स बताना है कि अगर ये पैटर्न हो तो कस्टमर से 6 माह में कितनी कलेक्शन होगी। उसके लिए सबसे पहले तो आप 6 माह की जो सेल्स है वो लिख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 36, 38, 40,000, 42 और 46, ये आपने लिख लिया। अब आप क्या करोगे, आप कैश कलेक्शन निकालोगे। तो कैश कलेक्शन निकालने के लिए पैटर्न क्या दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है 50% ऑफ द कस्टमर्स टू पे इन द मंथ आफ्टर सेल and 25% the customer to pay 2 months after sale and remainder to pay 3 months after sales। ठीक है, और आपने बताना है कि कैश रिसीव ड्यूरिंग द 6 मंथ्स कितना है। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं, एक तो लंबा तरीका, लंबा तरीका ये है कि आप इसकी कलेक्शन पहले निकालो इस महीने में, क्योंकि उसको कह रहा है कि 50% जो है वो इन द मंथ ऑफ, तो बेसिकली क्या करो 50% इस मंथ में ले लो हर एक का, ठीक है। और फिर उसके बाद जिस जिस तरीके से वो कह रहा है कि इतने परसेंट फिर अगले महीने में होगा और इतने परसेंट फिर अगले महीने में होगा, तो जिस तरह आप बजट में करते हो उस तरह आप कर लो। इसका शॉर्टकट ये है कि आप सबसे पहले देखो बिगिनिंग रिसीवेबल कितने थे, बिगिनिंग रिसीवेबल्स कितने थे, वो क्वेश्चन में बताए हुए, उसने क्वेश्चन में बताया कि बिगिनिंग रिसीवेबल्स है 65,000। फिर आप ये देखो कि पूरे 6 माह में सेल कितनी हुई है, क्रेडिट सेल्स, तो इसको सारों को जमा कर लो तो पूरे 6 माह की क्रेडिट सेल आ जाएगी 2,46,000। तो ये हमने लिख लिया 2,46,000। इसका मतलब ये हुआ कि 3,11,000 के रिसीवेबल बनते हैं। अब अगर किसी तरीके से मैं एंडिंग रिसीवेबल निकाल लूं तो मेरे पास कैश कलेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब एंडिंग रिसीवेबल निकालना कदरे आसान है, वो इसीलिए कि अब हम थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए ये जरूर जान सकते हैं कि रिसीवेबल्स एंड में कितने बच जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि दिसंबर के रिसीवेबल्स बचेंगे, नवंबर के बचेंगे और अक्टूबर के बचेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले अक्टूबर की बात कर लें। अक्टूबर की सेल्स जितनी भी थी उसका 50% अक्टूबर में हुआ, 25% नवंबर में हुआ और बकिया कितना रह गया 25%। तो ये आपके पास रिसीवेबल रह गया कहां से, अक्टूबर से, ये आपने निकाल लिया। फिर नवंबर की सेल्स का 50% तो नवंबर में हो गया, बाकी 50% रह गया, तो ये आपने नवंबर की सेल्स से आपने रिसीवेबल निकाली। और फिर दिसंबर की सेल्स, दिसंबर की सेल्स कितनी कलेक्शन होगी जी, 50% इन द मंथ आफ्टर सेल। अच्छा, 50% इन द मंथ आफ्टर सेल लिखा हुआ है, ठीक है। और 25% ऑफ द कस्टमर्स टू पे, नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, दिसंबर की सेल जितनी भी हैं तो सारी की सारी रिसीवेबल्स हैं, सारी की सारी रिसीवेबल्स हैं, क्योंकि पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न ये कहता है कि 50% ऑफ द कस्टमर पे करते हैं इन द मंथ आफ्टर सेल, यानी कि उस मंथ तो कोई कलेक्शन हो ही नहीं रही। मैं थोड़ी देर के लिए पीछे
डिस्क्राइब करते हुए कह गया था, लेकिन अब मैंने दोबारा ऊपर से पढ़ा है। तो दिसंबर की सेल तो सारी कलेक्ट होने वाली है, नवंबर की सेल्स का 50% कलेक्ट होने वाला है, अक्टूबर की सेल्स का 25% कलेक्ट होने वाला है। तो टोटल रिसीवेबल्स आपके जो बनते हैं वो 2 लाख, नॉट 2 लाख, ये अब आप देख लो 3 zeros, नॉट 3 zeros, 46 और 48 और 268 और 78,500 ये आपके रिसीवेबल्स बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 78,500 माइनस कर दूं तो मेरे पास 2,32,500 की कैश कलेक्शन हुई है। तो इस तरीके से भी मैंने निकाल लिया। और जो तरीका उस वक्त मैं करने लगा था, जो नॉर्मली हम कैश बजट में करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, उस तरीके से भी यही जवाब आना था 2,32,500। तो मोर और लेस ये जरा सवाल कैश बजट से रिलेटेड ज्यादा था, लेकिन फिर भी हमने इसको कर लिया। अच्छा, अगला सवाल जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि इस सवाल में एक नई चीज आप सीखेंगे और वो है फैक्टरिंग की, कि जब आप अपने रिसीवेबल्स को बेच देते हैं फैक्टर को, फैक्टर वो कंपनी है जिसको आप अपने रिसीवेबल बेचते हैं, तो उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ती है। और अगर कभी आपको कंपैरिजन करना पड़े दो ऑप्शंस में से, तो आप कंपैरिजन भी कर सको। तो सवाल है, कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग नेट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कॉस्ट सेविंग, कि सालाना फैक्टरिंग की कॉस्ट बता दो और उसमें से क्रेडिट कंट्रोल ऑफ कॉस्ट सेविंग जो है वो माइनस कर दो। ये भी हम सिनेरियो पढ़ के जरा समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन क्या जी, अ कंपनी इज कंसीडरिंग द यूज ऑफ विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग, द कंपनी इज कंसीडरिंग द यूज ऑफ विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। अब ये विदाउट रिकोर्स और विद रिकोर्स क्या होता है, ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ा दूंगा। तो अगर विद रिकोर्स है, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर फैक्टरिंग विद रिकोर्स है तो इसमें जो कंपनी है वो जिम्मेदार होती है बैड डेट्स की। और अगर विदाउट रिकोर्स है तो उसमें फैक्टर जिम्मेदार होता है बैड डेट्स का। तो ये थोड़ा सा बस रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स का शायद न्यूमेरिकल्स में तो इतना इम्पैक्ट ना आए, लेकिन थियोरेटिकली विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि अगर फैक्टरिंग रिकोर्स विद रिकोर्स हुई है और बैड डेट्स हो जाते हैं तो वो बैड डेट्स कंपनी उसके जिम्मेदार है, फैक्टर जिम्मेदार नहीं है। और अगर फैक्टरिंग हुई है और विदाउट रिकोर्स है तो उसके अंदर अगर बैड डेट्स होते हैं तो फैक्टर कंपनी उसकी जिम्मेदार होगी। जाहिर सी बात है, अगर वो जिम्मेदार होगी तो उसके लिए वो जाहिर बात है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी करेगी, तो वो पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब कंपनी हैज अ बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, 1,80,000 रुपए इनका ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है और सालाना सेल्स जो है वो 10,95,000 की है। It anticipates that this level of sales revenue and trade receivable will continue for at least the next year। वो कहते हैं यही लेवल रहेगा अगले साल तक, सेल्स का भी यही लेवल रहेगा, रिसीवेबल्स का भी यही लेवल रहेगा। It estimates that the use of the factoring company will reduction in the credit control cost of 20,000 per annum। अच्छा, अब होता क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लें कि जब आप अपने रिसीवेबल्स को फैक्टर कर देते हो, फैक्टर करने से मुराद ये है कि आप एक कंपनी के हवाले कर देते हो, तो फिर आपके रिसीवेबल्स की जो मैनेजमेंट है, इनवाइसिंग भी और कलेक्शन भी, वो फैक्टर के जिम्मे हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि वो काम जो आपके क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट ने करना था, इनवाइसिंग वाला और कलेक्शन वाला, वो काम आप फैक्टर करेगा। तो जब वो काम फैक्टर करेगा तो उससे आपकी क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट की कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो ये वो कॉस्ट बताई हुई है कि फैक्टरिंग करने से आपकी ये सालाना 20,000 कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी। तो थ्योरेटिकली ये भी आप बात समझो कि जब आप फैक्टरिंग कराते हो तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है कलेक्शन की वो कम हो जाती है, एक ये उसकी सेविंग है, लेकिन फैक्टरिंग की कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट क्या है, तो इस क्वेश्चन में बताया है कि द फैक्टरिंग कंपनी विल चार्ज अ फी ऑफ 2.5% ऑन इनवॉइस सेल्स, कि ये जो इनवॉइस सेल्स है इसका 2.5% ये कंपनी चार्ज करेगी। अब ये एक कॉस्ट है। और दूसरी कॉस्ट ये है कि वो आपको 90% तक अमाउंट दे देगी आपकी इनवॉइस का, 90% ऑफ द इनवॉइस सेल्स वो आपको पे करेगी, 90% ऑफ द इनवॉइस सेल्स, और उसके ऊपर वो 12% पर एनम जो है वो चार्ज करेगी। 12% पर एनम के हिसाब से
वो आपको चार्ज करेगी इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी। अब यहीं से हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर नेट ऑफ डिस्काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसको फिर हम नेट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा, अब इसको करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि फैक्टरिंग की जो कॉस्ट है, सालाना कॉस्ट, उसमें दो चीजें। ठीक है, उसमें दो चीजें। एक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकालते हैं। फैक्टरिंग फी है एक। फैक्टरिंग फी कितनी है? उसने कहा था 2.5% ऑफ द इनवाइस्ड सेल्स, और इनवाइस्ड जो सेल्स रेवेन्यू है वो 10,95,000 है, तो इसका 2.5% वो चार्ज कर रहे हैं। तो 2.5% कितना बनता है? 27,375। ये उसका 2.5% बनता है। ठीक हो गया, ये उसका 2.5% बनता है। एक मिनट दीजिएगा, एक कॉल में जरा सुनो। अच्छा, दूसरा जो है, उसने कहा कि 90% of the invoice, it will give an advance of 90% of the invoice sales and charge interest at the rate of 12% per annum। अच्छा, अब ये जो 90% वाली बात है, तो होता क्या है? होता ये है कि आपके जो रिसीवेबल्स हैं ऑन एवरेज कितने रहते हैं? 1,80,000 के। ठीक है, ऑन एवरेज आपके रिसीवेबल्स 1,80,000 के रहते हैं, और ये फिर कलेक्ट हो जाते हैं। फिर आपके रिसीवेबल्स ऑन एवरेज 1,80,000 के रहते हैं। तो बेसिकली आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे एक फी कैलकुलेट करनी है, और वो है ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट। और वो किस तरीके से, सॉरी नॉट ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट, वो इस तरीके से है कि इट विल गिव एन एडवांस ऑफ 90% बाय सेल्स एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द, इंटरेस्ट आपने चार्ज करना है 12% के हिसाब से। अब आप क्या करोगे? आप यहाँ पे रिसीवेबल्स लोगे। ठीक है, दूसरा आइटम आप यहाँ पे लिखो एनुअल इंटरेस्ट, सालाना इंटरेस्ट, और वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? वो आप जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स हैं उसका 90% ले लो, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज नोट करो कि एक वक्त में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह रही है, जिसके अगेंस्ट वो आपको कैश एडवांस कर रहा है, वो 90%। तो 90% ऑफ 1,80,000, और फिर उसका आप ले लो कितना? 12%। ये एक अमाउंट है एनुअल इंटरेस्ट की जो आपने कैलकुलेट करनी है, और ये कितनी बनती है? ये बनती है जी 19,440, और टोटल जो आपको कॉस्ट पड़ेगी सालाना फैक्टरिंग की, वो 46,815 पड़ेगी। लेकिन चूंकि उसने नेट कॉस्ट कहा था, तो आपको सेविंग्स भी हो रही है, 20,000 की कॉस्ट आपको सेव हो रही है क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट की। तो जो नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग है वो 26,815 है। तो ये सवाल था कि आपने नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग जो है वो निकालनी है। ठीक है जी, 1,80,000 आपको समझ नहीं आया, यही इसके अंदर कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है, और मैं अभी आपको इसके साथ एक और सवाल कराता हूँ, वहां पे ये थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? आपने अपने एवरेज रिसीवेबल्स देखने हैं। एवरेज रिसीवेबल्स आपने किस तरीके से देखने हैं? अच्छा, आप आपको जो कंफ्यूजन यहाँ पे होनी चाहिए ना, मैं आपको बताता हूँ। वो आपको जो कंफ्यूजन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आपको ये लगता होगा कि हमें यहाँ पे एक
10,95,000 का 90% लेना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पे लफ्ज यूज किया था उसने लफ्ज यहाँ पे यूज किया था इट विल गिव एन एडवांस ऑफ 90% ऑफ द इनवॉइस सेल्स एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये उसने लफ्ज यूज किया था। तो इससे तो ये लगता है कि 90% ऑफ इनवॉइस सेल्स लोगे और उस पे 12% इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये थोड़ा सा यहाँ से ये चीज देखो आप यहाँ से थोड़ा सा समझो कि ऐसा तो नहीं होने वाला कि 10,95,000 की सेल के अगेंस्ट जब वो आपको 90% कैश दे देगा तो पूरे साल तक आप उसको पूरे साल तक कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलें आपकी सालाना सेल है 10,95,000 की। पहली बात तो ये है कि ये जो 10,95,000 की सेल है ये कोई पहले दिन तो हो नहीं गई 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को ही उसने कोई आपको 90% तो दे ही नहीं दिया कि पूरा साल। और उसको उसको फिर हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये 10,95,000 साल के एंड में जाके उसको मिलेंगे। तो अगर तो ऐसा हो रहा है तो फिर आप 10,95,000 का 90% ले लो और फिर उसका 12% ले लो तो सालाना इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें आप क्या ज्यूम कर रहे हो, इसमें आप ये ज्यूम कर रहे हो कि सारी की सारी सेल पहले दिन हो गई, पहले दिन फैक्टर ने पैसे दे दिए, फैक्टर को आखिरी दिन साल के पैसे वापस मिल रहे हैं, तो जी 12% लोन और 12% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, आप ये ज्यूम कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपकी एक क्रेडिट सेल होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने एक क्रेडिट सेल की पहले महीने 1,00,000 रुपए की, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, वैसे उस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। तो आपने फैक्टर को कहा भाई मुझे 90,000 रुपए दे दो, 90% मनी दे दो। अब फैक्टर को ये मनी कब मिल जाएगी, आपने कोई क्रेडिट दिया होगा ना। फॉर एग्जांपल आपने 30 डे क्रेडिट दिया होगा, आपने इस 1,00,000 की जो सेल की होगी वो 30 डे क्रेडिट पे की होगी। तो इसका मतलब ये कि 30 दिन बाद 1,00,000 रुपया तो मिल ही जाना था। आपको नहीं मिलेगा, फैक्टर कलेक्ट कर लेगा आपके बिहाफ पे। तो फैक्टर ने जो आपको 90,000 रुपए दिए हैं ये कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहे, सिर्फ 30 दिन के लिए आउटस्टैंडिंग रहे ना। तो इसके ऊपर 30 दिन का इंटरेस्ट जो है वो उसका होना चाहिए। उसके बाद उसे ये पैसे फिर मिल जाएंगे, फिर वो अगली सेल का आपको एडवांस देगा, फिर वो अगली सेल का एडवांस देगा। तो अफेक्टिवली आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहती है जिसके अगेंस्ट फैक्टर आपको समझ ले लोन दे रहा है, वो जो आपके एवरेज रिसीवेबल्स पड़े रहते हैं उसके अगेंस्ट फैक्टर आपको पैसे दे रहा होता है। एवरेज रिसीवेबल्स के अगेंस्ट फैक्टर आपको पैसे दे रहा होता है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ लग गई तो आप फैक्टरिंग वाला सवाल गलत नहीं करोगे, वरना अभी अगला सवाल जब मैं कराऊंगा तो आप फिर उसमें कहोगे आपने ये अमाउंट क्यों ली। तो डेफिनेटली ये पॉइंट बड़ा जरूरी है इसको समझना। तो दो तरह की कॉस्ट है, एक सालाना फी है जो क्लियरली इनवाइसिंग पे है, जितनी इनवाइस है उतने। एक जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो 1,80,000 आउटस्टैंडिंग कर रहा है पूरे साल में ऑन एवरेज, और उस पे आप 90% कैश दे रहे हो, तो 90% लोन समझ ले दे दिया फैक्टर ने कंपनी को, उस पे वो 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो 19,440 ये कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट निकाल के आपने नेट कर दी। चले मेरे ख्याल में अब चूंकि इसको हमने बड़ा तफसील से पढ़ा, अच्छा नहीं अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ। सवाल आगे ये कह रहा है कि चलें ये तो आपने एक कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद क्वेश्चन ये कहता है द कंपनी करंटली फाइनेंसेस इट्स अकाउंट रिसीवेबल विद अ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ से आप एक चीज और ध्यान में रखो कि हम ये भी कर सकते हैं अपने रिसीवेबल्स को हम इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं कि हम अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करें ओवरड्राफ्ट से, ठीक है। भाई अभी हमने लेने हैं, अभी हमें मिल नहीं रहे, तो ओवरड्राफ्ट से काम चला लेते हैं, जब मिल जाएंगे तो ओवरड्राफ्ट वापस कर देंगे। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट में ओवरड्राफ्टिंग भी आती है। अच्छा लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट लें तो ओवरड्राफ्ट का जो रेट है वो 15% सालाना है, 15% पर एनम के हिसाब से हमें ओवरड्राफ्टिंग की कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा अब मेरे ख्याल में मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि इतनी लंबी जो मैंने तमहीद बांधी और उसे समझाने की कोशिश की, मुझे जरा आप ये समझाओ, ये कैलकुलेट करके बताओ कि अगर ये कंपनी अपने रिसीवेबल्स को ओवरड्राफ्ट से मैनेज करती है तो उसको क्या कॉस्ट पड़ेगी। मैं देखना चाह रहा हूँ आप किस फिगर को किस फिगर से मल्टीप्लाई करते हो। अगर ये कंपनी अपने रिसीवेबल्स को ओवरड्राफ्ट से मैनेज करती है तो फिर इनको क्या कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा वैसे देखने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात ही है।
कि अगर कंपनी ओवरड्राफ्ट से करे तो उसको कॉस्ट पड़ेगी 27,000। ये 27,000 आप मुझे कह रहे हैं, मेरे ख्याल में आपने क्या किया है, आपने 1,80,000 को मल्टीप्लाई कर दिया है सीधा सीधा 15% से और आ गया 27,000। ठीक है, ऐसे ही किया ना? ठीक है, तो अब इसके अंदर एक छोटी सी गलती हो रही है हमारे से। गलती इन अ सेंस ये हो रही है कि जिसे कहते हैं ना कंपैरिजन लाइक वर्सेस लाइक। अब देखो ना, ये हमने क्या कॉस्ट निकाली है, मैं गलती आपको सिर्फ हाईलाइट करता हूँ, आप आपने खुद ही उसका सोल्यूशन ढूंढना है। आपने ये कहा कि अगर हम फैक्टरिंग करवाएं तो सालाना कॉस्ट है 26,815, और अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि अगर हम रिसीवेबल्स को ओवरड्राफ्ट से मैनेज करें तो कॉस्ट है 27,000। ठीक है, अब दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे फैक्टरिंग जो है वो समझ आती है कि फैक्टरिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन जवाब इसका बरल फैक्टरिंग नहीं है, जवाब इसका ये है कि हमें ओवरड्राफ्टिंग करनी चाहिए। इसका मतलब है हमारी कंपटीशन में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि कंपैरिजन का असूल होता है लाइक वर्सेस लाइक। तो क्या हम यहाँ पे सही कंपैरिजन कर रहे हैं? जी, हमजा ने आप बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया है, और हमजा ने कहा है कि हम 1,80,000 का पहले लेंगे 90% और फिर उसका हम लेंगे 15% और वो बनेगा 24,300। अब ये देखें, अब कंपेरेबल हुआ ना, क्योंकि फैक्टर भी तो 90% आपको पैसे देता है, तो आप यहाँ पे ओवरड्राफ्टिंग भी 90% के हिसाब से देखोगे। अच्छा, इस सवाल को करने के ना दो तरीके हैं, अब दोनों तरीकों से आपको समझ आना चाहिए। एक जिस तरह हमजा ने बताया, ये भी इसका सोल्यूशन बनता है। अगर आप ये सोल्यूशन इस तरह ना करते तो फिर आपको सोल्यूशन यूं करना पड़ता कि आप यहाँ पे 90% तो फैक्टरिंग कर ली ना, तो 10% तो आपको फैक्टरिंग नहीं होगी, तो फिर 10% तो ओवरड्राफ्ट ही लेना पड़ेगा। तो फिर आप 18,000 इंटू 15% की कॉस्ट यहाँ चार्ज कर दो। अगर आपने नीचे 27,000 लेना है, अगर आपने यही लेना ना 27,000 जिसमें आप फुल 1,80,000 की फाइनेंसिंग कर रहे हो, तो फिर ऊपर 10% जो रह गया था उसको ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस कराओ, तब जाके कंपैरिजन हो। ये बड़ा बारीक सा पॉइंट है, होपफुली आपको समझ आ गया। ठीक है, ये लारेब, मेरे ख्याल में आपने पूछा है सवाल कि कहाँ लिखा है कि ओवरड्राफ्टिंग इज गिविंग अस 90% ऑफ द अमाउंट। तो नहीं लिखा, लेकिन आप अगर ओवरड्राफ्टिंग 100% की कर रहे हो तो फिर ऊपर भी तो डिसीजन में 100% लो ना। हमने अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए ऊपर क्या हुआ था, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ। ऊपर जाके, ऊपर आपने 1,80,000 की फाइनेंसिंग करवाई थी और फैक्टर ने सिर्फ 90% की फाइनेंसिंग की थी, तो वहां पे 10% फिर आपने क्यों कॉस्ट नहीं ली? क्योंकि अब आप कंपैरिजन करने जा रहे हो और आप देख रहे हो भाई फैक्टरिंग में मुझे फायदा है या उसको ओवरड्राफ्टिंग में फायदा है। तो फैक्टरिंग की कॉस्ट तो आपने 90% के हिसाब से निकाली थी, लेकिन फिर 10% अमाउंट आपको कहाँ से मिली होगी? वहां तो आपने ओवरड्राफ्टिंग कराई होगी ना 10% की। तो फिर आप यहाँ पे फुल कॉस्ट ले सकते हो 27,000। अदरवाइज फिर कंपैरिजन करना है तो फिर 90% को ही कंपेयर करो ना 90% के साथ। जी, लाइक वर्सेस लाइक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आप 90% फाइनेंसिंग को 100% के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। चलें जी, अगला एनुअल इफेक्टिव एनुअल रेट का है क्वेश्चन। ये क्विकली निकालें और मुझे बताएं। अब मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं समझाऊंगा, ये आप फटाफट मुझे 1.6 जो है कैलकुलेट करके इसका जवाब बताएं।
तो इसका आंसर है जी 37.8%, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप देख लें कि इफेक्टिव एनुअल वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ गया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक एमसीक्यू या एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, तो उधर से आपने बॉन्ड वाला क्वेश्चन बड़ा क्लियरली समझना है, इधर से ईआर वाला क्वेश्चन बड़ा क्लियरली समझना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर एजिंग रिपोर्ट है। अब अगेन मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे इस वक्त इस क्वेश्चन में 1 से 2 माह वाले एज वाले रिसीवेबल्स का टोटल बताओगे। 1 से 2 माह वाले रिसीवेबल्स पुराने जिनको 1 माह से ज्यादा हो चुका है, up to 2 months, greater than 1 month, less than 2 months। ये रिपोर्ट आपके सामने, इसमें से मुझे ग्रेटर देन 1 मंथ, लेस देन 2 मंथ्स के रिसीवेबल्स कलेक्ट करके बताओ। आई डोंट नो आपको क्यों इतना टाइम लग गया है। इसका जवाब 446 है। ये 2 इनवाइसेस हैं जो आपकी 1 to 2 months में फॉल करती हैं। आई डोंट नो व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम। अब जरा मुझे 2 से 3 माह वाली कैलकुलेट करके बता दें। So 2 to 3, the answer is 156. That's right. So सिर्फ ये वाली है क्योंकि ये कलेक्ट हो जाती है नीचे, और जो दूसरी है 34 क्यों नहीं लगी? हाँ, वो भी कलेक्ट हो जाती है नीचे। ठीक है, तो सिर्फ 156 रह जाती है। So this is how you prepare aging report. अच्छा, उसके बाद theoretical सवाल है, the credit control department has been chasing the outstanding invoices by telephone, email and post. अब वो चेज कर रहे हैं क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले। State 2 further actions the company may take, reviewing the information showed in the aged report. तो 2 एक्शन बताएं। तो सिंपल से भाई 2 एक्शंस ये हैं
कि लीगल एक्शन ले सकते हैं जिनकी बहुत एजिंग हो गई है, पुराने हो गए डेट्स, और दूसरा उनके साथ फर्दर आप क्रेडिट बंद कर दें और उनकी क्रेडिट लिमिट रिड्यूस कर दें। इन अदर वर्ड्स पेनलाइज करें उनको, या उनको फिर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जितनी देर से वो नहीं पे कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें। कभी आपको इस तरह का सवाल आ जाए तो फील फ्री टू राइट एनीथिंग बेसिकली। इसमें ये नहीं समझ, ये आपने नहीं घबराना कि पता नहीं मैं ठीक लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा। कॉमन सेंस की बातें। भाई अगर आपके को पैसा ना दे रहा हो तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आप उसको थ्रेट करोगे, आप उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दोगे, भाई फिर अगले महीने इतने देने पड़ेंगे। आप अगले उसके साथ कारोबार बंद कर दोगे, उसे देना बंद कर दोगे, आइंदा उधार नहीं दोगे, या अगर दोगे तो उसकी लिमिट रिड्यूस कर दोगे। कॉमन सेंस की चीजें। सो यू शुड नॉट बी वरीड। कभी इस तरह के सवाल आए तो आप समझें कि पता नहीं आपने पढ़ा नहीं था या किसी ने आपको पढ़ाया नहीं था, तो पता नहीं कौन सा ऐसा टेक्निकल पॉइंट होगा जो इसमें लिखना पड़ जाएगा। Feel free to give common sense answers as well. Next question. अब ये सवाल फिर फैक्टरिंग का आ गया, तो this time I do expect you will better understand this question. So again हमारे पास एक फैक्टरिंग का सवाल आ गया। तो इसके अंदर सीडी का रेवेन्यू है 2 मिलियन का, और इसके आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स हैं 3,30,000 के, जो रिप्रेजेंट करते हैं 60 डेज के सेल पीरियड को। तो यानी कि जो एवरेज रिसीवेबल्स निकले हुए हैं ये 60 दिन के पीरियड की बेस पे निकले हैं। आपको पता है कि एवरेज रिसीवेबल निकालने के लिए बेसिकली ये डेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद वो ये कह रहा है कि सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट द सेम लेवल फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल भी यही होना है, और ये इंटरेस्ट पे करता है ओवरड्राफ्ट पे एट 10%। यानी कि अगर ये 3,30,000 कलेक्ट नहीं होता है इनसे और इनको इसके अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता है तो उसको 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। And overdrafting is one way of managing your receivables. CD is considering the use of non-recourse factoring to manage its trade receivables. तो non-recourse factoring में factor जिम्मेदार होता है। The factor will pay 80% of the trade receivable when a credit sale is made and the remaining 20% when the cash is received from the customer. Factor क्या करता है कि वो क्रेडिट सेल का 80% उसी वक्त दे देता है और 20% उस वक्त देता है जब उसे कैश मिल जाता है। तो इसमें 20% जब कैश मिल जाता है उसको तो आप सोचा ही ना, क्योंकि उस पर तो कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं ना बनेगा, वो तो इधर से कैश मिला उधर से उसने दे दिया। 80% वो पहले दे देता है। कितने दिन पहले दे देता है? 60 दिन पहले दे देता है, क्योंकि 60 दिन के एवरेज एज है रिसीवेबल की। इट इज एस्टिमेटेड, अब यहाँ पे इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है पिछले सवाल के मुकाबले। इट इज एस्टिमेटेड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द फैक्टर्स एक्सपर्टीज कैश विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स इन 50 डेज। अब उसने सवाल में एक ट्विस्ट डाल दिया कि फैक्टर चूंकि तेज है पैसे निकलवाने में और उसका चूंकि काम ही यही है, तो लिहाजा वो 60 दिन की बजाय, आपको तो 60 दिन लगते थे एन एवरेज, फैक्टर जब रिसीव करेगा, कलेक्शन करेगा, तो उसको 50 दिन लगेंगे। उसके पास कोई स्पेशल टेक्निक्स है या उसने स्पेशल किस्म के कोई कुंडे शुंडे रखे हुए, तो 50 दिन में वो कलेक्ट कर लेता है। अच्छा, अब इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर ये सवाल मैं वैसे कर रहा होता और ये कहानी ना होती, तो मैं एक तो ये जो आपकी इनवाइस है इसका जो भी फीस है नीचे उसने बताया हुआ 2% ये ले लेता, और दूसरा मैं ये रिसीवेबल्स लेता, उसके 80% लेता और उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज कर लेता। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब रिसीवेबल पहले 60 दिन की बेस पे एवरेज रिसीवेबल आए थे, अब मुझे 50 दिन की बेस पे पहले एवरेज रिसीवेबल निकालने पड़ेंगे। तो अब कॉस्ट ऑफ फैक्टर निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहली कॉस्ट है जो उसकी फी है। तो सबसे पहले मैं फैक्टरिंग फी ले लेता हूं। तो ये तो है बहुत आसान। फैक्टरिंग फी इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। फैक्टरिंग थिंग इज एन इजीएस्ट थिंग टू डू कि फैक्टरिंग फी आपने निकाल ली, जितनी भी इनवाइस है उस इनवाइस का 2% ले लिया, तो वो आ गया 40,150। अब जो दूसरी चीज है वो है एनुअल इंटरेस्ट। अगर वो सवाल में ट्विस्ट ना डालता तो मैं 3,30,000 का लेता 80% और उसका लेता 12%। लेकिन अब चूंकि उसने सवाल में ट्विस्ट डाल दिया है, तो मैं सबसे पहले एवरेज रिसीवेबल दोबारा निकालूंगा। और निकालने का तरीका क्या है
कि मैं अपनी सेल्स को 365 पे तकसीम करके 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 50 दिनों का रिसीवेबल आ जाएगा, और वो बनता है, ये जरा कैलकुलेट कर लें, मेरे पास इसकी कैलकुलेशन नहीं है तो या जितनी देर में आप करते हैं मैं भी कर लेता। 2007500 इंटू 365 डिवाइडेड बाय सॉरी इंटू 50, में इससे पहले आपने कैलकुलेट कर दिया है 200 2,75,000 2,75,000 जो है वो आ गया। अब नया रिसीवेबल, तो अब आप ये जहन में लेके आए कि अब 2,75,000 का 80% का 12%, ठीक है 12%, क्योंकि फैक्टर जो है वो 12% के हिसाब से चार्ज करता है इंटरेस्ट। तो ये दूसरी फीस है जो आपने चार्ज करनी है, एनुअल इंटरेस्ट, और ये बनता है 26,400। तो एनुअल इंटरेस्ट बनता है 26,400। नहीं समझ आई तो मेरे से पूछ लो दोबारा। 2,75,000 रिवाइज रिसीवेबल्स आ गए, 80% वो फाइनेंसिंग करता है, 12% पे करता है, तो हमारी जो एनुअल फी है इंटरेस्ट की वो आ गई 26,400। ये दूसरी चीज है। अच्छा, अब तीसरी चीज, आप डालना चाहें डाल लें, नहीं डालना चाहें ना डालें, क्योंकि ये कंपैरिजन में फिर वो लाइक वर्सेस लाइक के चक्कर में आएगा। अब अगर मैं सोचता हूँ कि ठीक है वो जो बकिया 10% रह गया वो मैं फिर ओवरड्राफ्ट से मैनेज कर लेता हूँ, तो 2,75,000 का 10% की भी मुझे कॉस्ट पड़ रही होगी, और वो कितनी पड़ रही होगी, वो 10% के हिसाब से 20% की रिमेनिंग है, और वो कितने हिसाब से पड़ी होगी, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो 5500 मुझे वो भी कॉस्ट पड़ेगी जो मैंने अपने बकिया रिसीवेबल्स को फाइनेंस करवाना। Interest would be for 8.167 months. Can't we take this? आप लेके देख लें, अगर यही जवाब आता है तो फिर ठीक है। बेसिकली सोचने का एक डिफरेंट अंदाज है, तो इसको टेस्ट कर लें अपनी सोच को। इफ इट कम्स टू द सेम आंसर देन इट शुड बी ओके। 72,050 ये हमारी टोटल कॉस्ट आई, और क्रेडिट कंट्रोल में जो कॉस्ट हमें बच रही है वो 30,000 है, तो हमारी जो नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग है वो 42,050 है। ये तो हो गया एक सोल्यूशन। सो नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग हमने निकाली 42,050। दूसरा, अगर वो कंपनी ये करती है कि सारा का सारा ओवरड्राफ्ट कर लेती है, तो 3,30,000 का सारा अगर वो ओवरड्राफ्ट करती है तो उसे 10% के हिसाब से 33,000 की सालाना कॉस्ट पड़ेगी। तो यहाँ पे भी उसे बोरिंग सस्ती पड़ी है, फैक्टरिंग की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों सवालों में हुआ ये है कि हमें बोरिंग सस्ती पड़ती है, फैक्टरिंग इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। अब देखें, ये जो इस दफा मैंने सोल्यूशन किया है ये 100% को 100% से कंपेयर किया है। पिछले सोल्यूशन में 90% को 90% से कंपेयर किया था, यहाँ फिर मैंने उधर भी समझाया था कि फिर उसको 100% कर दें। तो यहाँ पे बहरहाल देखें, इसको हमने जरूर 100% कर दिया है कि 100% फाइनेंसिंग को 100% बोरिंग के साथ कंपेयर किया है। जी, कोई क्वेश्चन है तो उसमें पूछ लें। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना है। तो मेरे ख्याल में मैं भी थक चुका हूँ, रेट निकाल कर आप भी थक चुके होंगे, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, बस 3 नंबर आपको वैसे दे देते हैं, और एग्जाम में बस ये ना कीजिएगा। अगला सवाल भी इफेक्टिव एनुअल रेट का है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उससे अगला क्वेश्चन भी इफेक्टिव एनुअल रेट का है, इसे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल इफेक्टिव एनुअल रेट का है, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बार बार करेंगे एक ही जवाब आएगा, तो बहुत ज्यादा भी एक ही चीज को बहुत दफा नहीं करना चाहिए। उसके बाद बजटेड रिसीवेबल एट द एंड पूछा गया है, ये जरा आप सवाल एक दफा देख लें, और मेरे ख्याल में तो आप अगर इसको पढ़ें तो आपको इसको समझ आ जाना चाहिए कि रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग जो है 55 दिन के रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रहते हैं। क्रेडिट सेल 8,62,860 की है, और ये बजट बना रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि क्रेडिट सेल जो है वो अगले साल 5% से बढ़ जाएगी। आपने बताना है अगले साल के एंड के रिसीवेबल्स कितने होंगे। जी, एक सिंपल सा 3 नंबर का सवाल है, तो बताएं
अगर इस साल इतने सेल्स है और अगले साल सेल 5% से बढ़नी है और अगर कलेक्शन 55 दिन में होती है तो अगले साल के एंड के रिसीवेबल्स कितने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1,30,020। नहीं सॉरी, सॉरी, सवाल कुछ और था, मैं सवाल पढ़ा नहीं, मैंने वो पूछ लिया आपसे। सवाल ये था कि बजटेड ट्रेड रिसीवेबल डेज बताएं एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, और वो ये कह रहा है कि एंडिंग रिसीवेबल सेम होंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है कि इस वक्त आपके 8,62,860 के सेल्स हैं, और अगर हम इसको 55/365 करते हैं तो हमारे पास इस वक्त एवरेज रिसीवेबल आ रहे हैं 1,30,020 के। ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है कि अगले साल सेल तो बढ़ती है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगले साल सेल तो बढ़ती है। सेल कितनी बढ़ जाती है? 5% से। सेल कितनी हो जाती है? 9,06,003। लेकिन वो कहता है कि एंडिंग रिसीवेबल सेम रहते हैं। ये जो उसने लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज एस्टिमेटेड टू बी सेम, और वो पूछ रहा है कि रिसीवेबल डेज बताओ, यानी कि ये पूछ रहा है। तो x/365, तो यहाँ पे रिसीवेबल डेज आपने बताने हैं, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो इस x को, तो ये जवाब आएगा 52.38 डेज। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, पहले तो 1,30,020 को इस पे डिवाइड कर दो 906,003 पे, उसके बाद उसे 365 से मल्टीप्लाई कर दो, तो खुद ब खुद ही जवाब आ जाएगा। तो सवाल जरा डिफरेंट था। अगर वो ये पूछता कि एंडिंग रिसीवेबल्स बता दो, तो फिर हम सिंपली क्या करते, हम जो रिवाइज सेल आई है 9,06,003, इसको 55/365 करके हम ये बता सकते थे कि ये एंडिंग रिसीवेबल्स होंगे। लेकिन उसने कहा जी एंडिंग रिसीवेबल सेम एंड डेज चेंज होंगे, तो डेज हमने निकाल लिया। ठीक है, कोई एम्बिगुइटी अगर हुई है तो वो मेरे से आप पूछ लें, अदरवाइज दैट वाज अ डॉजिंग क्वेश्चन बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये जरा थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा टाइम लगाते हैं हम। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको बीइंग अ क्रेडिट कंट्रोलर कुछ प्रपोजल दिया जाए और आप उसको वैल्यूएट करें। अब करंटली क्या हो रहा है कि कंपनी की एनुअल क्रेडिट सेल है 25 मिलियन की, और कंपनी की जो क्रेडिट टर्म्स है वो 30 डेज है, और एवरेज सेटलमेंट पीरियड जो है वो 60 डेज है। यानी कि आप 30 दिन का क्रेडिट देते हैं, लेकिन ऑन एवरेज आपको 60 दिन लग रहे हैं कलेक्शन में। अब कंपनी अपनी क्रेडिट पॉलिसी को रिव्यू कर रही है कि भाई हमें जो ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हम जरा इसको रिव्यू करते हैं। उसमें दो प्रपोजल आए हैं। एक कि हम स्ट्रिक्ट क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाते हैं जिसकी कॉस्ट 30,000 पर ईयर की होगी। जाहिर बात है, बंदे हायर करेंगे, बार बार कॉलें करेंगे, बार बार रिमाइंडर्स डालेंगे, सो व्हाटएवर जो भी है उसकी कॉस्ट 30,000 पर ईयर सालाना ज्यादा है। दूसरा ये है कि आप कस्टमर्स को 2.5% डिस्काउंट दे दें अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर पे, उनको इंसेंटिव दे दो। तो यूं समझ लो कि दो मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच में उनको आप टाइट करके पैसा निकलवा रहे हो,
और एक अप्रोच में उसको आप रिलैक्स करके पैसा निकलवा रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो कि भाई जल्दी दे दोगे तो कुछ कम पैसे देने पड़ेंगे, 2.5% का डिस्काउंट है। अब यहाँ से सवाल से आप ये भी अंदाजा लगाओ कि कल को आपको थ्योरी वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रेडिट कंट्रोलर के पास क्या ऑप्शंस होती हैं अपने क्रेडिट को जल्दी कलेक्ट करवाने के लिए। तो इस तरह के सवाल भी आप किताब में जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपको क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट और उसकी कलेक्शन के प्रोसीजर्स वो सारा आपने वो थ्योरी भी पढ़ लेनी है वहां से। खैर फिलहाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हमने इसको इवैल्यूएट करना है। It is estimated that as a result of the proposed change to the credit policy, 60% of the customers by sale value would pay at the end of 30 days. अब इसका असर ये हुआ, ये जो आपने असर ये जो आपने स्ट्रिक्ट जब कंट्रोल किया तो 60% कस्टमर ने तो 30 दिन के अंदर दे दिया, जबकि बकिया ने 50 दिन के अंदर दिया, और इससे सेल रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एक उसने assumption दे दी है। तो कंपनी फाइनेंसेस ए ट्रेड रिसीवेबल बाय बैंक ओवरड्राफ्ट व्हिच हैज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% पर एनम। अच्छा चलें, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। इसमें वो ये कह रहा है कि दोनों चेंजेस एक साथ हम कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन को यूं ले रहा था कि या वो कंट्रोल लगा रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन इस सवाल में ये लिखा हुआ है कि वो दोनों काम कर रहे हैं और दोनों काम के नतीजे में ये हमारे पास उसके नताइज आ रहे हैं कि 60% कस्टमर जो है वो 30 दिन के अंदर पे कर रहे हैं और बाकिया 50 दिन के अंदर पे कर रहे हैं। और अगर ये दोनों काम ना करते तो हमें फाइनेंसिंग करनी पड़ती ओवरड्राफ्ट से और 14% कॉस्ट आती। अब आपसे सवाल क्या हो रहा है? सवाल ये है कि कैलकुलेट द नेट एनुअल कॉस्ट इफ द क्रेडिट कंट्रोलर प्रपोज चेंज टू द क्रेडिट पॉलिसी। तो नेट एनुअल कॉस्ट बताओ। अब नेट एनुअल कॉस्ट बताने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके रिसीवेबल्स में क्या चेंज आ रहा है। तो करंटली आपके 25 मिलियन के रिसीवेबल्स हैं और कितने दिन बाद कलेक्ट होते हैं? 60 दिन के बाद। तो इस वक्त जो आपका एवरेज रिसीवेबल आता है उसकी वैल्यू आपकी आती है 4110000। ये आपकी इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल है। अगर 25 मिलियन की सेल है और 60 डेज की कलेक्शन पीरियड है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो रिसीवेबल्स में है वो 4.1 मिलियन अंडर करंट। हाँ, जो चेंजेस आप कर रहे हो, ये जो दो चेंजेस करोगे तो इससे इसके नतीजे में हमारे रिसीवेबल कम हो जाएंगे। तो रिसीवेबल कितने हो जाएंगे? अब वो ये कह रहा है कि इन चेंजेस के नतीजे में कितने परसेंट लोग, वो ऊपर से सवाल से नोट कर लें, 60% लोग। और 60% कितना बना? 15 मिलियन। कितने दिन के अंदर पे कर देंगे? 30 दिन के अंदर। तो यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? इतनी आ गई। और बकिया 40% वो कितना बनता है? 10 मिलियन। वो कितने दिनों में पे करेंगे? 50 दिनों में। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? इतनी हो गई। आपकी रिसीवेबल की इन्वेस्टमेंट में कमी कितनी आ गई? इतनी आ गई, 1507000। तो ये आ गया रिडक्शन इन ट्रेड रिसीवेबल। जो चेंज आपने किया है उसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स में कमी आ रही है 1.5 मिलियन की, और इसके नतीजे में आपको इंटरेस्ट सेव होगा और वो इंटरेस्ट है 14%। आपको 2,10,980 की बचत होगी। एक तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली। क्या कैलकुलेशन कर ली? इंटरेस्ट सेविंग। और ये इंटरेस्ट सेविंग कब हुई? जब हमारे रिसीवेबल्स की इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब हमने ये देखना कि ये तो है बेनिफिट, ये तो इस प्रपोजल का है बेनिफिट। हमें इस प्रपोजल की कॉस्ट क्या पड़ रही है? तो हमें इस प्रपोजल की कॉस्ट सालाना एक तो 30,000 पड़ रही है, ठीक है, और दूसरा हमें 2.5% डिस्काउंट देना पड़ रहा है। अब ये दोनों कॉस्ट आप जरा लिख लो। तो एक कॉस्ट है 30,000 की जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट है, और दूसरा हम डिस्काउंट दे रहे हैं उन लोगों को जो 30 दिन के अंदर देते हैं।
और 30 दिन के अंदर 60% लोग दे रहे हैं, तो 25 मिलियन टाइम 60% टाइम्स 0.025, तो हमारा जो डिस्काउंट की अमाउंट बन रही होगी वो 375,000 की बन रही होगी। तो टोटल हमें जो कॉस्ट पड़ रही है इस प्रपोजल की वो 4,05,000 पड़ रही है, और इसका बेनिफिट हमें कितना आ रहा है 2,10,980 का। तो यहाँ पे हमें जो इजाफी कॉस्ट पड़ रही है वो 1,94,000 की पड़ रही है। तो बेसिकली हमें ये प्रपोजल 1,94,000 इसकी नेट कॉस्ट है। यही हमारे से पूछा हुआ था, कैलकुलेट द नेट एनुअल कॉस्ट इफ द क्रेडिट कंट्रोलर प्रपोज चेंज टू द पॉलिसी इज अडॉप्टेड। अब ये सवाल आप देख लें, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये सारे सॉल्यूशंस मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किए हुए, तो इसको एक दफा वहां से भी आप देख लें। जी, एनी क्वेश्चंस? चले, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक दफा बस आपको मैंने अब इस चैप्टर में से इसमें बस एक नजर डलवानी है और ये बताना है कि कुछ चीजें आप पढ़ लीजिएगा। सुहेब कह रहे हैं कि वेरिएंस वाले क्वेश्चन तो करवा दें जो ग्रुप में सेंड किए थे। मुझे तो भूल भी गया कि कौन से आज कोई सेंड किए थे, कल किए थे, कब किए थे, मुझे जरा बताइएगा। कल किए थे, एक मिनट में जरा ग्रुप पे नजर मार लो। हाँ, अच्छा अच्छा, वो जो स्टैंडर्ड वाले सवाल थे कि आइडियल स्टैंडर्ड और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड, भाई उसमें जो सबसे हाईएस्ट था वो आइडियल था, उससे जो कम था वो प्रैक्टिकल था। उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन इतनी लॉजिक है कि इतनी लॉजिक है कि जो हाईएस्ट है वो आपका, सर मॉक भी करवा दें प्लीज, 1-2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। जी, मॉक मैं आपको करवा दूंगा, बेफिक्र है। और दूसरा, असल तो मॉक मैंने आपको अपने करवाने हैं, 2 मॉक्स आपसे मैंने लेने हैं। 3 प्लान थे, 3 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ। तो मैंने तो इसलिए कहा था मेरे से सारे क्वेश्चन शेयर कर लें, मुझे अभी तक सारे क्वेश्चन किसी ने शेयर ही नहीं किए। मुझे अभी सिर्फ 7-6 एमसीक्यू शेयर किए हैं, वो तो बहुत ही आसान थे। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने शेयर किए हो मेरे से, सवाए वो एक इफेक्टिव रेट वाला कोई सवाल घूमता फिर रहा है और उसका जवाब भी किसी ने शेयर कर लिया है। उसके अलावा तो बाकी क्वेश्चन मैंने नहीं देखे। एक दफा मेरे से सारे क्वेश्चन शेयर कर लें, एक पूरा सेशन हम मॉक पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे वो सवाल इतना मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, अभी मैं जरा इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, कल का फिर एक फाइनल सेशन है इन्वेंट्री का, थोड़ी बहुत बातें उसमें कर लेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप P2 P1 सीमा की किताब खोल लें एक दफा, और उस किताब को थोड़ा सा स्किम रीड कर लें। और स्किम रीड करने का मतलब ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या बातें हो रही। मिसाल के तौर पे क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, भाई जारी सी बात है, आपने क्रेडिट देना है किसी पार्टी को, देना है नहीं देना, 30 दिन के लिए देना है, 60 दिन के लिए देना है, वो सारा का सारा क्रेडिट कंट्रोल में ही आ जाएगा। तो उधार देना हमारी मजबूरी होती है, लेकिन उधार इस तरीके से देना है कि जिसके अंदर हम कुछ टर्म्स का तयन कर लें
और प्रोसीजर भी हो कि उधार हर बंदे को ना दे रहे हो, रेफरेंस लें, रिव्यू करें, विजिट करें कस्टमर को, एग्रीमेंट करें, और फिर उधार देने के बाद कुछ ना कुछ कंट्रोल प्रोसीजर्स होने चाहिए। तो ये सारा क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में आता है। क्रेडिट कंट्रोलर का यही काम है, उधार देने से पहले उधार की शर्तें तय करना, उधार देने से पहले तसल्ली कर लेना कि सही बंदे को उधार दे रहे हैं, और उधार देने के बाद उसका एनालिसिस करना, ये सारा क्रेडिट कंट्रोल में आ जाता है। तो आप जब इस बुक को एक दफा पढ़ लेंगे ना, तो आपकी कॉमन सेंस जरूर डेवलप हो जाएगी। रट्टा शायद मारने की जरूरत नहीं है, इस चीज से परेशान ना हो कि पढ़ने को याद भी करना, याद नहीं करना आपने। जब आप इसको एक दफा नजरों से गुजार लेंगे तो आपको एक तो तसल्ली हो जाएगी कि अच्छा मैंने कुछ चीज छोड़ी नहीं है, और दूसरा आपको कॉमन सेंस चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, और आप उसको गुजारते हुए एक दफा आपको जरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ये पढ़ लिया मेजरिंग टोटल रिसीवेबल। अभी जो हम बार बार काम कर रहे थे डेज वाला, वो डेज वाला यहाँ पे उसने बता दिया। उसके अलावा इसके अंदर जो थ्योरी पढ़ने वाली है थोड़ी बहुत, वो है, आगे चलते हैं हम, क्रेडिट साइकिल। एक दफा बस पढ़ लीजिएगा क्रेडिट साइकिल, एक दफा क्रेडिट साइकिल पढ़ लीजिएगा कि क्रेडिट साइकिल क्या होता है। कि आप कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, आप उसका स्टेटस एस्टैब्लिश करते हो, क्रेडिट लिमिट तय करते हो, डिलीवरी नोट देते हो, गुड डिलीवर्ड नोट आ जाता है। अब आप जब ये पढ़ोगे ना, आपको कि हाँ ये बात तो मुझे पता है, ऐसे ही होता है। कस्टमर को इनवाइस मिलती है, फिर स्टेटमेंट देते हैं, रिमाइंडर लेटर देते हैं, टेलीफोन कॉल, कैश रिसीव। तो ये सारा क्या है, ये सारा क्रेडिट साइकिल है। बस आपको कहीं ना कहीं ये पता लग जाता है कि ये सारा एक टोटल साइकिल है। उसमें से जो क्रेडिट साइकिल है वो ये वाला है, यानी कि जिसके अंदर आपने उसके क्रेडिट से रिलेटेड फैसले करने हैं, वो क्रेडिट साइकिल है। जिसके अंदर लिमिट सेट की और उसको स्टेटमेंट भेजी और रिमाइंडर्स दिए, तो सिंपली दैट इज द क्रेडिट साइकिल। ओवरऑल ये ऑर्डर साइकिल भी इसके अंदर शामिल है। तो ऑर्डर साइकिल है, कलेक्शन साइकिल है, और क्रेडिट साइकिल है। ठीक है, ये तीनों इसके अंदर आ रहे हैं, इसी की डिस्क्रिप्शन है। फिर पेमेंट टर्म्स और सेटलमेंट डिस्काउंट, ये भी मैंने आपको बकायदा समझाया, वो फार्मूला भी बताया, और वो आप इसको एक दफ़ा स्किम रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला भी यहाँ पे आ गया है। उसके बाद जो चीज़ पढ़ने वाली हो सकती है, एज एनालिसिस मैंने आपको वैसे बता दिया, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, इसको बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। उसके बाद अगर कोई चीज़ पढ़ने वाली है, थोड़ी बहुत फैक्टरिंग की थ्योरी पढ़ लीजिएगा कि डेट कलेक्शन से रिलेटेड आपके पास क्या ऑप्शंस होती हैं, और ये जो फैक्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, क्या इनवाइस डिस्काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मेरे ख्याल में क्रेडिट इंश्योरेंस आपके शायद सिलेबस में नहीं है, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, अच्छा है। तो क्रेडिट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लीजिएगा, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। यानी कि बेसिकली कुछ चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, बस एक दफ़ा आपने उसको गुजारना होता है नज़र से। तो क्रेडिट इंश्योरेंस पढ़ लीजिएगा यहाँ से। फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इनवाइस डिस्काउंटिंग, अगेन जिस तरह वो बिल डिस्काउंटिंग हो जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसी तरीके से आप इनवाइस डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं। बेसिकली दैट इज द सेल ऑफ डेट्स टू अ थर्ड पार्टी एट अ डिस्काउंट। जिस तरह फैक्टरिंग में आप अपने फैक्टर को, फैक्टरिंग में खैर ये होता है कि फैक्टर जिम्मेदार होता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन का भी, वही कलेक्ट करता है। डिस्काउंटिंग में ये है कि आपने सिंपली अपनी इनवाइस जो है वो थर्ड पार्टी को बेच दी एट अ डिस्काउंट, और फिर उसके बाद वो जो थर्ड पार्टी है वो उस थर्ड पार्टी को आपने ही पेमेंट करनी होती है। बेसिकली इसके अंदर ये है कि डेटर को नहीं पता लगता कि उसकी जो इनवाइस है वो आगे बिक चुकी है। तो इनफैक्ट डेटर उसी को पे करता है जिसको उसने पे करना होता है, और फिर आप उसको डिस्काउंट, जिसने आपको पैसे दिए होते हैं उसको आप पे कर देते हो। तो इनवाइस डिस्काउंटिंग इज एन अरेंजमेंट, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एंड दैट्स इट। ये अब आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है इन्हीं बातों पे। जो ट्रेड क्रेडिट है उससे रिलेटेड भी सेटलमेंट डिस्काउंट इज द ओनली थिंग जो आपको पढ़ना है पेएबल से रिलेटेड, इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। और बीबीबी वाले बहुत फालतू लिखते हैं, इसलिए मैं बीबीबी को बाज़ इतना लाइक नहीं करता, इतनी सारी चीज़ें ये लिख देते हैं। तो आप सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें पढ़ो। रेलेवेंट चीज़ें पढ़ने का तरीका यही है कि आप यहाँ से देखो कि क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट कंट्रोल, वहाँ से क्रेडिट कंट्रोल पढ़ लो, टोटल क्रेडिट पढ़ लो, कलेक्टिंग डेट्स तो थोड़ी सी वहाँ से थ्योरी पढ़ लो।
तो दिस इज समथिंग व्हिच इज एडवाइजेबल कि आप एक दफा इस चैप्टर को स्किम रीड कर लो। तो इतना मेरे ख्याल में काफी है। कल की क्लास में फिर हम इन्वेंट्रीज को क्वेश्चंस के थ्रू नजर मारेंगे। इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ईओक्यू और कुछ बेसिक सी चीजें, क्विकली इन्वेंट्री कवर हो जाएगा। तो फिर कल की क्लास में आपको आपके जो मॉक के क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है तो वो कर लीजिएगा। एंड टुमारो द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड एंड देन आई विल फिक्स द डेट फॉर 2 मॉक एग्जाम। आपको जरा 2-3 दिन देते हैं तैयारी के लिए, आप तैयार करके फिर मॉक एग्जाम में देंगे। और अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन बैंक भी शेयर करूंगा इस सेक्शन से रिलेटेड, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, इन्वेंट्री, कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड। वो क्वेश्चन बैंक भी आपने गो थ्रू करना है। ठीक है जी, अगर फाइनल कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई विल सी यू टुमारो। चलें जी, ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, आई विल सी यू टुमारो।